तो 50 लाइन आइटम्स का डेटा सेट है, उस पे काम करके देखते हैं। कुछ पार्टनर्स के फंक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये है हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम में हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं: ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, ठीक है। ये डेटा फ्रेम हमारे पास की 50 रोज है, ठीक है। अब ये पहली चीज हो गई, अगर हमें डेटा फ्रेम डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी पार्ट डालोगे, अगर मान लो मैं अपने डाउनलोड का पार्ट डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड। तो अगर मैं सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि पांडास का डेटा फ्रेम राइट कैसे कराना है, ठीक है। तो अगर मैं अपना डाउनलोड का पार्ट डाल दूँ, इसका नाम ये रखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अपना पार्ट डाल दिया, ठीक है। सबको बैक स्लैश कर दिया, ठीक है। अभी मेरा डेटा फ्रेम था, यहाँ पर हमने डिफाइन करा था, यहाँ पर हमने रैंडम डेटा फ्रेम जनरेट करा है, ठीक है। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसकी निटिग्रिटीज में बस ये रैंडम वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमारे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने रैंडम डेटा फ्रेम क्रिएट करा, ठीक है। इससे हमारे यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें डेटा फ्रेम राइट कराना है तो हम क्या करेंगे, df.tocsv और अपना यहाँ पे पाथ करके आप यहाँ पे राइट करा दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपने डाउनलोड में जाके, तो डेटा फ्रेम राइट हो चुका होगा। df.del, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड, मेरे डाउनलोड्स में ये CSV प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा डेटा फ्रेम वहाँ पे लोडेड है, यही हमारा CSV में यहाँ पर सारा जो वहाँ पे कॉलम्स थे, जितने भी कॉलम्स यहाँ पर थे, सारे कॉलम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कितने कॉलम, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कॉलम्स थे। सेम आपका पूरा डेटा फ्रेम था पाइथन में, ये आपका डेटा फ्रेम, इसमें सात कॉलम्स हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इसमें 50 रोज है। एक बार इसकी df डॉट शेप भी करके देख लेते हैं कितने कॉलम्स है, कितनी रोज है, ठीक है। 50 रोज 7 कॉलम्स, ठीक है। अब एक बार यही चेक करें, जो हमने एक्सेल राइट कराई है, सेम इसका यही होगा। हेडर को छोड़ के एक हेडर इंक्लूडेड है, तो 50 रोज, 51 मतलब हेडर इंक्लूडेड, ठीक है। एंड 7 कॉलम्स, 7 कॉलम देखें तो 7 कॉलम्स ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी ज्वाइन कराते हैं, क्या कर रहे हो? 50 रोज 7 कॉलम वाला हिसाब, ठीक है। सर नेक्स्ट है, अगर मेरे को इंडेक्स चेक इज करना, इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या है सर इसमें? क्या चीज। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब होता है कि ये इंडेक्स कॉलम है, ये आपके फाइनल उसमें नहीं आएगा। तो आप देखोगे ना, जो आपका इंडेक्स कॉलम है वो आपको नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर एक इंडेक्स का साइड में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर साइड में एक इंडेक्स बना के आ रहा है, 0 1 2 3 4। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स क्या करेगा, इसका इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट नहीं होने देगा। अगर ये हटा दोगे तो साथ में इंडेक्स भी आएगा इसका यहाँ पर। हेलो सर, हाँ तो मैंने अभी ज्वाइन करा था, इसमें बता सकते हैं क्या कर रहे हैं ये क्या? हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, रैंडम डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करा, ये पूरा ये चीज हो रही है, इसमें बस रैंडम डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बस अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, एक रैंडम डेटा फ्रेम क्रिएट करा है जिसमें 50 रोज है और 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे कॉलम के अभी नाम है। अभी अभी क्रिएट किया गया ये वाला डेटा? हाँ अभी भी क्रिएट, मतलब ये बस रैंडम डेटा क्रिएट हुआ है। सर इसमें चल क्या रहा है, सब बता दोगे क्या, मतलब चॉइसेस वगैरह, मतलब मतलब ये कैटेगरी रैंडम डॉट चॉइसेस ये सब इसमें बता दोगे क्या हाँ, ये? तो इसमें क्या हो रहा है, बस ये डेटा नाम का अपना वो बन गया है, ठीक है। ठीक है। डेटा में क्या हो रहा है, डिक्शनरी बन गई है। ऑर्डर आईडी में रेंज 1 से लेकर नम आइटम, मतलब 50 आइटम +1 की रेंज में ऑर्डर आईडी है, तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ एफ प्रोडक्ट आईडी ऑफ आई, आई एफ अपना फॉर्मेटिंग वाला हो गया।
फॉर आई इन रेंज 1 and num items plus 1, तो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 ऐसे लिखा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है। फिर अब कैटेगरी रैंडम डॉट चॉइसेस, अब इन चॉइसेस में से वो इन 50 रो को रैंडम वैल्यूज दे रहा है, अच्छा ओके। ठीक है। मतलब बेसिकली अब डेटा सेट कहाँ ढूंढने निकलता, तो मैंने पाइथन से ही रैंडम डेटा सेट क्रिएट कर लिया। बट आपको अच्छा तो आपका ठीक है। डेटा सेट मिलेगा ही कहीं ना कहीं से, जिसका आप काम करोगे, राइट। अच्छा हाँ हाँ ओके। ठीक है, तो मेरे को कहीं मिल नहीं रहा था कोई अच्छा सा यूजेबल सा डेटा सेट, तो मैंने खुद का डेटा सेट बना लिया, ठीक है। ठीक है। अब क्वांटिटी में भी यही है, एनपी डॉट रैंडम डॉट एडिट 1 से 10 वन का से है। टेन के बीच में कोई रैंडम नंबर। हाँ हाँ, हाँ ओके। ठीक है। और यूनिफॉर्म क्या करता है इसमें, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म इसको मतलब वो कर रहा होगा, एक यूनिफॉर्मिटी वाला कर रहा होगा, मतलब कुछ ऐसे उल्टी सीधी मतलब वो वैल्यूज ना आ जाए, मतलब किसी एक एक्सट्रीम वैल्यूज ना आ जाए, तो एक अच्छा ठीक है यूनिफॉर्म ओके, वैल्यूज कि डिवाइड मतलब करके सब ऐसा ना हो में कि आ रहा है। 90s में चले जाएं आधे ऐसा। हाँ, कुछ 90s की आ रही है, कुछ 1 की आ रही है, कुछ 2 की आ रही है, ऐसा तो थोड़ा अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्मिटी में, अब ये सारी वैल्यूज आपको दिखेंगी थोड़ी थोड़ी एक्यूरेट सी वैल्यूज स्प्रेड हैं, आउट है, ठीक है समझ रेंज गया। के अंदर अच्छी सी हैं थोड़ी सी। ठीक है ओके। तो बस यही काम है यूनिफॉर्म का, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा रैंडम और रैंडेड 1000 से 1100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है ओके ओके, ठीक है। साइज स्टार्ट में डेट भी नंबर वही, तो है। बेसिकली बस ये सीधा सीधा नेट से उठाया हुआ वो है ये, जिससे आपका रैंडम कोड जनरेट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझ। इसे डेटा, बस रैंडम डेटा, बस ये जो डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है और हाँ ये जी। डेटा हमारे डीएफ में स्टोर हो रहा है, बस दैट्स इट। तो ये अच्छा रैंडम डेटा है बस, और कुछ काम नहीं है इसका अपने रिलेटेड, ठीक है ओके। ठीक है। काम जो स्टार्ट होगा वो उसके बाद स्टार्ट होगा। तो अब अपने ने डीएफ, हमारा डेटा फ्रेम बन गया, डीएफ डॉट शेप देखने जाए तो एक सेकेंड, डीएफ डॉट सी एस वी देखने जाए तो मतलब बेसिकली वो जो डीएफ था जो हमने रैंडम क्रिएट करा है वो हमने यहाँ पे राइट करा लिया। इसी शेप देखने जाए तो डीएफ डॉट 50 रोज 7 कॉलम्स आ गए, ठीक है। सेम अगर मेरे को अब इसकी डिटेल्स चाहिए, डीएफ डॉट हेड में अगर मैं जितनी वैल्यूज डालूंगा, पिछली बार डिस्कस करा था, अगर मैं यहाँ पे 10 वैल्यू डालूंगा तो मुझको 10 वैल्यू दिखेंगी। तो यहाँ पे टॉप 10 वैल्यूज दिख रही है, इंडेक्स के हिसाब से देख लो, 0 से स्टार्ट होता है, टॉप 10 वैल्यूज दिख रही है। यहाँ पे 15 डालूंगा तो टॉप की 15 वैल्यूज दिखेंगी। मैं डीएफ डॉट टेल कर दूंगा, डीएफ डॉट टेल कर देता हूँ मान लो, तो मेरे को लास्ट की 15 वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है। और डीएफ डॉट डिस्क्राइब आपका पूरा समरी स्टैटिस्टिक टाइप देता है कि उसमें आपको दिख ही जाएगा यहाँ पर। एक बार सब कुछ हटा के डीएफ डॉट डिस्क्राइब को कराते हैं, ठीक है। अब डीएफ डॉट डिस्क्राइब बस ये कर रहा है, काउंट बता रहा है, काउंट कितना 50, मीन बता रहा है, मिनिमम ये जो 25% 50%, अगर किसी को देखना हो कभी, मतलब मान लो क्वांटिटी का भी काउंट निकालना है, उसका डिस्टिंग निकालना है वगैरह वगैरह, यूनिट प्राइस का काउंट निकालना है, मीन निकालना है वगैरह वगैरह, तो आपके पूरा पैंडास के डेटा फ्रेम का बस एक डिस्क्रिप्शन दे देगा स्टैटिस्टिकली वाले उसमें, ठीक है। फिर डीएफ डॉट इन्फो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पांडास का डेटा फ्रेम है, 50 एंट्रीज हैं। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने पांडास डेटा फ्रेम क्रिएट करा, नॉर्मल डेटा फ्रेम है, इसमें 50 एंट्रीज है, टोटल 7 कॉलम्स हैं, एक भी नॉन नल वैल्यू है, ठीक है। सारी इसमें वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। सबके अलग अलग देखो, ये ऑर्डर आईडी इंट हो गया, प्रोडक्ट नेम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग मान लो यहाँ का, ठीक है। क्वांटिटी इंट है, यूनिट प्राइस फ्लोट है, ऑर्डर आईडी डेट टाइम के फॉर्मेट में, और कस्टमर आईडी भी इंट के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब मान लो मेरे को किसी एक डेटा फ्रेम का एक कॉलम की वो चेंज करनी है, क्या बोलते हैं, उसका टाइप चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, डीएफ क्वांटिटी का मेरे को काउंट टाइप करना है, तो डीएफ क्वांटिटी नया कॉलम का रिप्लेसमेंट बन जाएगा, बेसिकली इसका रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल डीएफ क्वांटिटी डॉट एज टाइप फ्लोट। तो अभी तक तो क्वांटिटी इंट में थी, ठीक है। अगर जब मैं ये कर दूंगा डीएफ क्वांटिटी डॉट एज टाइप फ्लोट, मतलब बेसिकली इसका टाइप
चेंज हो रहा है फ्लोट में अब, और कॉलम, नया कॉलम नहीं बनेगा, उसी कॉलम में वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसका अगर df.info देखूँ, सर वैसे ये इंट 64 और इंट 32 में कोई डिफरेंस है? क्या इन 32 और इन 64 में ना सबके सिस्टम का सिस्टम होता है, किसी का 64 बिट वाला सिस्टम होगा तो उसमें 64 दिखेगा, किसी का 32 वाला होगा तो 32 दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंट ही है। आपके में सर दो अलग अलग क्यों दिखा रहा है? क्या, मोस्ट तो सिस्टम 64 ही होते हैं जनरली। मेरा वाला 32 है ना, ओके, फिर ये बीच में भी 64 दिखा रहा है। बट इसका कोई मतलब है नहीं, इसका इंट 64 32 का कोई मतलब नहीं है, ये दो मतलब बेसिकली है इंट ही है। ये ओके आपके सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो जाएगा, बट मतलब इसका इंट ही है ये। ओके। ठीक है, मतलब इन डेटा टाइप है ये, 64 32 इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब डीएफ क्वांटिटी इक्वल टू डीएफ क्वांटिटी एज टाइप फ्लोट करा था हमने। ठीक है, तो ये मेरा पहले इंट में था, अब मेरा पूरा क्वांटिटी कॉलम अब फ्लोट में हो गया। यहाँ पे देखो, अगर मैं दोबारा डीएफ डॉट इन्फो करूंगा तो मेरा पूरा ये जो डीएफ ही है ये अपडेट हो गया है यहाँ पर, तो मेरा क्वांटिटी अब फ्लोट में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी का भी कोई भी कॉलम उठा के यहाँ पे उसका नाम डालोगे और वो करोगे तो आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो पूरे कॉलम का एक बारी में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ना एक काम करा, अब डॉट लॉक हमारा फंक्शन हमने कुछ लास्ट टाइम पढ़ा था कि इस रेंज के अंदर अगर मेरे को इस इंडेक्स के बीच में कुछ करना है तो मैं लॉक यूज करूंगा, तो 5 और 10 की रेंज में जितने भी हैं फॉर द कॉलम यूनिट प्राइस उस पे np डॉट लैन, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा रेंज 5 टू 10 में यूनिट प्राइस कॉलम में, ठीक है, जो रेंज 5 टू 10 है इसके बीच में मैं जो भी वैल्यूज है उसको नैन मतलब नल वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखते हैं। अभी तक जो हमारा डेटा फ्रेम था, अगर हमने ऊपर चलो कोई शो नहीं कराया, अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ तक देखा था हमने कि इसमें एक भी नॉन नल वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करा कि जो लॉग था 5 to 10 की रेंज में उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स 5 से लेके 10 तक ये अब नॉन वैल्यू से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली, अब ना देखते हैं कि नॉन वैल्यूज अगर अब हम ना डेटा पे खुद बना रहे हैं ताकि मतलब कभी किसी चीज से रिप्लेस करना पड़े तो ऐसे वो भी सीख जाए, और अगर हमारे पास नल वैल्यूज आ गई हैं तो उसको फिगर आउट कैसे करना है वो भी सीख जाए, तो डेटा बनाना और उस पर काम करना दोनों इस नोटबुक में होगा। ठीक है, तो अभी हमने बस उसको नैन से रिप्लेस कर दिया, अब देखते हैं कि नॉन वैल्यूज अगर हमारे पास आ गई है डेटा में तो हम क्या क्या तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ मतलब डेटा एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर होता है कि आपको मिसिंग वैल्यू से डील करना एंड आपका डेटा क्लीन करना। ठीक है, तो वो पूरे सारे स्टेप्स, अब ये जो है जब हम टाइप कॉलम से चेंज कर रहे हैं उसको इंट का फ्लोट में कर रहे हैं, ठीक है, इस सब से आपका ये आपका मतलब पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग ही हो जाएगा, और मिसिंग नल वैल्यूज वगैरह ये सब पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ठीक है, अब हमारे पास नल वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, अब इनको क्लीन कैसे करें, ठीक है, या तो इसको अब इन नल वैल्यूज को रिप्लेस कैसे करें। अब नल वैल्यूज कई कॉलम में, अगर हमने मान लो हमें कुछ आगे यूनिट प्राइस वाला कॉलम यूज करना है, ठीक है, और उसके अंदर नल वैल्यूज प्रेजेंट है तो दिक्कत हो सकती है, राइट, तो हमें इसको यूज करना है आगे, तो नल वैल्यूज के साथ तो यूज कर नहीं सकते, तो अब इन नल को डील करने का काफी तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ नीचे जो आप वैसे तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे, क्लाइंट या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको पता लग जाएगी कि आप कैसे डील करोगे उस सिचुएशन में, बट हाँ कुछ तरीके होते हैं जो मतलब बेसिक कॉमन तरीके होते हैं जो जिनसे आप नल वैल्यूज को डील करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, df डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट एनी। ठीक है, अगर इसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट होगी तो ट्रू दिखा देगा, और अगर नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये फॉल्स दिखा देगा। ठीक है, तो अभी इसमें प्रेजेंट है तो इसमें यहाँ पे ट्रू आ रहा है, अगर मेरे पास नल वैल्यूज नहीं होती तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा होता। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि डेटा फ्रेम में कहीं पे भी नल वैल्यूज है तो आप ये वाला चीज रन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब मैंने क्या करा, अपने डेटा फ्रेम, नॉर्मल डेटा फ्रेम जो था डीएफ 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 वो ये हमारा बेसिक डेटा फ्रेम था, इसकी 3 कॉपी बना ली। ठीक है, 3 कॉपी क्यों बनाई, तीनों कॉपी को हम डिफरेंट तरीके से अब नल वैल्यूज को रिप्लेस करके देखेंगे कि कौन से 3 तरीके होते हैं। ठीक है,
तो पहला है df अंडरस्कोर कॉपी 1, ठीक है। अब क्या करा, यूनिट प्राइस जो कॉलम था इसमें नल वैल्यूज थे हमारे पास, डॉट फिल एन ए मेथड इज इक्वल टू एफ फिल इन प्लेस 2, ठीक है। अब एफ फिल का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे इसमें मतलब क्या हो रहा है कि मैं df कॉपी 1 कॉलम का यूनिट प्राइस वाला कॉलम उठा रहा हूँ, ठीक है। फिल एन ए वैल्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब कौन से मेथड से, फॉरवर्ड फिल से। फॉरवर्ड फिल का मतलब क्या होता है, जो मेरी आगे वाली वैल्यू होगी, ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी नल के बाद की नेक्स्ट वैल्यू, वो हमारी पीछे नल के वैल्यूज में लग जाएंगी। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ पे थी मेरी नैन वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। अब मेरा फॉरवर्ड फिल क्या करेगा कि मेरी नैन वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट हो रही है 7.97, अब ये मेरी नल वैल्यूज है, ठीक है, नल 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 7.97 लास्ट वैल्यू थी, नल 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 और 59.19 हो गई, ठीक है। अब क्या करेगा फॉरवर्ड फिल, क्या करेगा, पिछली जो वैल्यूज थी 7.97 इन सबको नैन वैल्यूज से रिप्लेस कर देगा, मतलब नैन को सबको इन 7.97 से रिप्लेस कर देगा। तो इसको अगर देखें तो यही हो रहा है कि आपका 7.97 आगे तक जितनी भी नल वैल्यूज थी वहां से 7.97 ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया पहला तरीका। क्या करना है, अगर मेरे को नहीं पता कि मेरी नल वैल्यूज में किससे रिप्लेस करूं, ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं। तो देखो, आप अपनी पूरी नल वैल्यूज हटाई दो अपने डेटा में से, ठीक है। बट इससे क्या होता है, आपका डेटा सेट छोटा छोटा हो सकता है। मान लो अगर मेरे 50 रोज है, उसमें 5 नल वैल्यूज ऐसी आ गई तो 45 रोज हो जाएंगी। तो अवॉइड करते हैं कि आप अपना डेटा सेट में से नल वैल्यूज रिमूव कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा सेट छोटा हो जाता है। कभी आपको मशीन लर्निंग इस पे रन करना है या फिर आपका इस पे एनालिसिस रन करना है, तो छोट जितना ज्यादा डेटा सेट होता है उतने अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो नल वैल्यूज को सीधा सीधा हटा देना अवॉइड करते हैं। तो पहला तरीका ये तो होगा, आप फॉरवर्ड फिल कर लो, ठीक है। जो लास्ट वैल्यू है वही आपके अगले 5 या 6 जितने भी नल वैल्यूज है उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब ये जो तरीका है जिससे आपको नल वैल्यू को फिल करना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आप कुछ भी तरीका यूज कर सकते हो, इसे कुछ कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि ये इसमें यही करना है, ठीक है। आप अपनी क्लाइंट अपने डेटा देख लो, डेटा अंडरस्टैंडिंग ले लो, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको डेटा से चाहिए है, उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे, ठीक है। अब इसमें आप बैकवर्ड फिल में क्या होगा, सेम चीज होगी कि अगर मेरा नेक्स्ट वैल्यू जो थी ना उसमें 7.97 ला रही थी क्योंकि वो लास्ट वैल्यू थी, उसके बाद नल वैल्यू शुरू हो रही थी। बैकवर्ड फिल में क्या होगा कि 59 अगर मेरी लास्ट वैल्यू है, उससे पहले नल वैल्यूज है, तो इससे पहले पूरा ही 59.19 से भर जाएगा। तो ये हो जाता है बैकवर्ड फिल, ठीक है। ये देखेंगे तो यही हो रहा है इसमें, 7.97 हुआ था फॉरवर्ड फिल में, बैकवर्ड फिल में ये हो रहा है 59.19 59.19, ठीक है। ये तो हो गए दो तरीके, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका जो अभी इसमें काम आता है, आप क्या करो, आप यूनिट प्राइस में जो यूनिट प्राइस का डॉट मीन है उससे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो वो आपके बेस्ट रिजल्ट, मतलब बेस्ट तरीका तो यही कहता है कि अगर मैं पूरे डेटा का मीन लूंगा, तो अगर मान लो मेरे डेटा में अगर नल वैल्यू भी आ रही है उसके ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो मेरे डेटा के उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं मारेगा वो। तो जनरल केस में यही करते हैं कि आप पूरे डेटा का मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि मैंने डीएफ कॉपी 3 बनाया, यूनिट प्राइस कॉलम उठाया, उसमें फिल एन ए करना था, तो डीएफ कॉपी 3 यूनिट प्राइस का मीन जो भी आता है उस मीन को मैंने पूरे अपने एन ए वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7.97 था, नेक्स्ट वैल्यू थी 59.19, अब 54.55 जितना भी है ये ना इस पूरे यूनिट प्राइस का देखा जाए तो मीन होगा, उस मीन को हमने एन ए वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ तक क्लियर है? तो ये इसको फिर आगे देखते हैं। ये हमने फिल विद मीन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट टाइम जब हमने चेक करा था तो इजनल वैल्यू में ट्रू आ रहा था, अब यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हमारी सारी नल वैल्यू से रिप्लेस हो गई मीन से, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो डी एफ डॉट इज नल डॉट वैल्यूज में
अच्छा सॉरी, हम तो डीएफ कॉपी पे काम कर रहे थे, तो एक बार डीएफ कॉपी 3 पे हमने रिप्लेस करा है ना, इसको चेक करते हैं। इसमें ये भी यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया, तो यहाँ पे भी तो हम काम करते हैं मेन डेटा फ्रेम पर ही फिल लेने से, उसको मीन से डीएफ से फिल कर देते हैं, तो डीएफ अब रीजनल चेक करेंगे तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। अगर हम डीएफ कॉपी 3 का भी रीजनल चेक करते तब भी फॉल्स ही आता, क्योंकि हमने कॉपी 3 को भी कॉपी 3 हमने डिफाइन करा तो है, एक सेकंड, यहाँ पे हमने डीएफ कॉपी 3 को यहाँ पे कॉपी बना दी डीएफ की, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉपी 3 को डिफाइन कर दिया, और अगर हम कॉपी 3 का अब यहाँ पे इसमें चेक करेंगे तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि अब इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, हमने उसको मीन से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। और हमने नॉर्मल डीएफ को भी मीन से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो नॉर्मल स्टार्टिंग में डेटा फ्रेम चल रहा है वही डेटा फ्रेम चल रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर शो कर लेते हैं तो यही होगा कि आपका पूरा मीन से रिप्लेस हो चुका है, 54.55, 54.55, 54.55 सारी नल वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो गया पहला, कि हमने मिसिंग वैल्यू से डील करना शुरू वो कर दिया, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ तो कुछ डाउट है किसी को? तो बेसिक था तो उसमें कोई डाउट होना तो नहीं सर तो ये टॉपिक थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। थोड़ा सा, रिपीट कर दीजिए ना। थोड़ा सा क्या करूं? रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने अपना यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर डेटा फ्रेम बना दिया, ठीक है। इसी डेटा फ्रेम में मैंने लॉक लगाकर इंडेक्स 5 to 10 में मैंने नैन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया यूनिट प्राइस में, ठीक है। तो बेसिकली पहले कोई वैल्यूज थी, लेकिन अब वो नल वैल्यू से रिप्लेस हो गई है फॉर रेंज 5 to 10, ठीक है। अब मेरे को ना इन नल वैल्यूज से, अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, अब डीएफ तो हमारा चेंज हो चुका है, तो एक काम करते हैं स्टार्टिंग से रीड करते हैं। ठीक है, ये हमने चेंज करा। अब यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम में हमने चेक कर लिया हमारे यहाँ पे नल वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अब प्रेजेंट है ही नल वैल्यूज प्रेजेंट, 5 जो हमने खुद ही बनाई है यहाँ पर नल वैल्यूज इस रेंज में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नल वैल्यू से डील करना है, ठीक है। अब डील करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अब वो 2-3 तरीके आप कब और कहाँ किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करोगे, या आपको डेटा देखकर या रिक्वायरमेंट्स देख के खुद डिसाइड करना होता है, ठीक है। बट मेजोरिटी केस में हम मीन से ही फिल करते हैं उसको, या फिर जीरो से फिल कर देते हैं, बट इट डिपेंड्स। या फिर हम रिमूव भी कर सकते हैं, जहाँ अगर आपका डेटा ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, कुछ ही नल वैल्यूज आपके डेटा फ्रेम में, तो आप सीधे सीधे नल वैल्यूज रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3-4 तरीके होते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 3 तरीके से नल वैल्यू को फिल करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कॉपीज बना दी, कॉपी 1, कॉपी 2 और कॉपी 3, ठीक है। उसी डीएफ की, जो ओरिजिनल डीएफ है मेरा जिसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी मैंने कॉपी बना दी। यहाँ पे आप डेटा फ्रेम की अलग अलग कॉपीज भी बना सकते हो, ठीक है। अब पहली कॉपी में क्या करेंगे, डीएफ कॉपी 1 का यूनिट प्राइस फिल एनए मेथड कौन सा, फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल में क्या होगा, मान लो मेरे पास नल वैल्यूज है, ठीक है। तो एनए एन वैल्यूज थी यहाँ पर, राइट। अब एनए एन वैल्यूज का जो लास्ट नंबर था, यानी ये क्या है 21.56, राइट। 21.56 पूरे एन एन वैल्यूज में भर जाएगा अगर मैं फॉरवर्ड फिल करूंगा, ठीक है। तो करा, एक बार चेक करते हैं, यही होगा। एक बार इसको रन कर लेते हैं। 21.56 थी पीछे वैल्यू, ठीक है। 21.56 की आगे की वैल्यू पूरी प्रिंट हो गई, ठीक है। मतलब यही वैल्यू आगे के इसमें लग गई है सारी एन एन वैल्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं बैकवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल क्या करेगा, ये मेरा सेकंड मेथड है। ये क्या करेगा, मान लो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू थी जो भी डीएफ में, यहाँ पर थी 92.85, ठीक है। अब मैं इसका बैकवर्ड फिल करूंगा तो 92.85 ही एन वैल्यू हो जाएगी, बन जाएगी सारी, उससे रिप्लेस हो जाएंगी 92.85 से। ये काम है मेरा बैकवर्ड फिल का, ठीक है।
अगर अब मैं इसको रन करता हूँ कॉपी टू को, तो यही हुआ 92.85 मेरी वैल्यू थी और पुरानी जितनी 5 नैन वैल्यूज थी वहां से आ गई, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तीसरा आता है मेरा मीन। ठीक है, तो मैंने कॉपी 3 बनाया यूनिट प्राइस, इसमें फिल नहीं करा, यूनिट प्राइस को मैंने मीन से फिल कर दिया। ठीक है, मीन क्या करेगा, मेरा जितना भी यूनिट प्राइस का टोटल जो मीन है, ठीक है, जितना भी मीन आता है वो मेरे एन वैल्यू से फिल हो जाएगा। तो इस केस में मेरा मीन कुछ बनता है, मान लो 53.72 बना, तो 53.72 मेरे पांचों वैल्यूज में 53.72 लग जाएगा, जो भी मेरे पूरे यूनिट प्राइस का मीन होगा। मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ टोटल डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन हो गया। ठीक है, तो जो भी मीन निकलेगा मेरे यूनिट प्राइस का, वो मेरे वैल्यूज यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा मेरे 3 तरीके, मेरे अगर मेरे डेटा में नल वैल्यूज हैं उसको डील करने के। ठीक है, क्लियर है? अगर अब मैं इसमें, अब मैंने इसको वो कर दिया, अब मैं डीएफ का अगर मैं वो कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ डीएफ कॉपी 3 में मेरे पास नल वैल्यूज प्रेजेंट है कि नहीं, तो फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सारी नल वैल्यूज को अपने मीन से रिप्लेस कर ही दिया। कॉपी 3 में तो मीन वाला तरीका था, तो मीन से रिप्लेस कर दिया, इसलिए फॉल्स आ रहा है यहाँ पर। दोबारा एक बार डेटा फ्रेम को देखें तो अब कुछ नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है इसमें। ठीक है, हम हमने पहला स्टेप कर लिया, हमने डेटा क्लीनिंग में कि हमने अपने नल वैल्यू से डील कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो गया कि अब मान लो मेरे को कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट भी दो तरीका हो सकता है, या तो मेरे को दो डेटा फ्रेम को कॉन्कैट करना है, या फिर अब मेरे को कोई एक लाइन आइटम को कॉन्कैट करना है। तो मैंने क्या करा कि डीएफ डॉट आईलॉग का 0 इंडेक्स को ही मैंने इसमें कॉन्कैट मार दिया। ठीक है, अब इसको कॉन्कैट करें तो देखते हैं क्या हुआ है। मेरे 50 वो थे, रोज थे, और फर्स्ट वाला दोबारा जुड़ गया इसमें। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? क्या तो कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब एक सेकेंड, ठीक है, ये अपना हो गया पहला चीज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लास्ट लाइन में अपनी पहली रो को ही इंट्रोड्यूस मार लिया। ठीक है, तो पीडी कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, डीएफ और डीएफ आई लॉग 0, मतलब जीरो रो, जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगी डीएफ में ही। ठीक है, तो मेरा ये डेटा फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, उसी डेटा फ्रेम में अब मैंने अपना पुराना डेटा फ्रेम प्लस उसकी जो 0th रो है उसको दोबारा ऐड कर लिया। तो बेसिकली जो 0th रो थी वो मेरी दोबारा ऐड हो गई है लास्ट में, प्रोडक्ट 1 क्लोथिंग करके। ठीक है, अब मेरे को, अब देखो अब इसमें क्या है, अगर मेरी पहली रो दोबारा ऐड हो रही है नीचे, 6.58 कंफर्म कर लेते हैं, 6.58 ही होगा, 6.58। अब मेरी पहली रो दोबारा इसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो मतलब एक डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाएंगी, डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है ना, राइट, डेटा फ्रेम में। ये तो है ही कि अगर मेरी पहली रो दोबारा उस डेटा फ्रेम में ऐड हो रही है तो मेरी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। तो डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट क्या करता है, अगर मेरे डेटा फ्रेम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। अब डीएफ डॉट शेप करके चेक कर लेते हैं मेरे इसमें रोज हैं कितनी टोटल। ठीक है, अब हमने एक ऐड करी है रोल एंड में। तो इसका डीएफ डॉट शेप देखें तो 50 रोज थी हमारी स्टार्टिंग में, एक रो और ऐड करी 51 हो गई। ठीक है, और 7 कॉलम हो गए। ठीक है, अब डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट करा, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे अगर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी डेटा फ्रेम में वो मेरी ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम कभी अपने डुप्लीकेट वैल्यूज से डेटा एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं तो वो तो दिक्कत वाली बात ही है ना। तो एक और डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस का पार्ट ही होता है कि आपको डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना है। सर डुप्लीकेट मतलब एग्जैक्ट डुप्लीकेट जैसे प्रोडक्ट 47 हाँ का हाँ हाँ, मतलब पूरी रो 47 ही लिखा डुप्लीकेट, हुआ है। पूरी रो डुप्लीकेट। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी मेरी डीएफ में जितनी भी डुप्लीकेट रोज होंगी, ठीक है, वो ड्रॉप हो जाएंगी। अगर मैं अब यहाँ पे डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस 2 करता हूँ, इन प्लेस 2 मतलब जो मेरा पुराना डेटा फ्रेम है उसी में चेंज हो जाए। ठीक है,
अब या तो मैं डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करूँ या मैं डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस ट्रू कर दूं, दोनों सेम ही बात हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, मेरा डी एफ में चेंज हो रहा है। तो अगर अब मैं डी एफ की शेप अब देखूं तो 50 रोज हो जाएंगी, वो एक रोज जो डुप्लीकेट करवाई थी हमने वो ड्रॉप हो चुकी होगी, तो वापस 50 रोज हो जाएंगी। इसको एक बार शो करा लेते हैं। तो वही जो हमारी लास्ट में रो ऐड हुई थी पहले, वो अब यहाँ पर रिमूव हो गई है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रोज ऐसे हटा देते हैं अपने। अब मैं को मान लो अब मेरा डेटा चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक नया कॉलम क्रिएट करना है टोटल प्राइस का, जिसमें क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल ऑपरेशन होगा, एक नया डी एफ टोटल प्राइस का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, डी एफ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी का है, इनटू डी एफ यूनिट प्राइस। और एक नया कॉलम और बना दिया, लॉग यूनिट प्राइस, इसमें एनपी डॉट लॉग। अब देखो, ये डिस्कस हुआ था ना कि नंपाई और पांडास एक साथ काम कर सकता है, तो वही सेम चीज हो रही है कि एनपी नंपाई पांडास के साथ लग गया। आप लॉग भी यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हो, और ये तो आपने सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इससे अब क्या होगा, टोटल प्राइस मेरा फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो जाएगा और लॉग यूनिट प्राइस में मेरा सेकंड कॉलम क्रिएट हो जाएगा। लॉग में मेरा लॉग ऑफ यूनिट प्राइस निकल रहा है, जो कि अब मैंने एनपी फंक्शन नंपाई फंक्शन से निकाला है, और टोटल प्राइस में क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस हो रहा है। ठीक है, दो कॉलम हमारे क्रिएट हो गए। और अब तीसरी चीज हमने क्या करी, अब ये सारा, ये तो हमारा कॉलम क्रिएशन का काम हो गया। ठीक है, अब एक होता है कॉलम रीनेम वगैरह करना, कॉलम रीनेम भी एक पार्ट ऑफ क्लीनिंग ही हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है उसका हम प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम कर देंगे, यूनिट प्राइस जो कॉलम है उसका नाम हम यूनिट अंडरस्कोर प्राइस कर देंगे। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्यों करा, मतलब इसी वही जो मेरा डीएफ डेटा फ्रेम है उसी में चेंज होना चाहिए, इसलिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। मैं डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम कर दूंगा, तब भी वो सेम ही चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करके अब डीएफ रन करता हूँ तो अब देखना, एक टोटल प्राइस क्रिएट हो गया और एक लॉग यूनिट प्राइस क्रिएट हो गया। लॉग यूनिट प्राइस का लॉग निकाल रहा है, और टोटल प्राइस आपका क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस कर रहा है। तो इसका अगर करके देखें, 9 इंटू 5 पॉइंट कितना था, सॉरी 6.58, 59.22, तो यही क्रिएट हुआ, राइट। टोटल प्राइस 59.22, दो कॉलम को यूज करके यूनिट प्राइस एंड मेरा क्वांटिटी से मेरा टोटल प्राइस बन गया। ठीक है, तो ये होगा मेरा पहला काम। ठीक है, अब इसके अब क्या होगा, मतलब एक कॉलम नहीं, मैं सारे कॉलम, मतलब मेरे यूनिट क्वांटिटी के जितना भी 5 इंटू 53.65 हो जाएगा 268, 1 इंटू 26.52 हो रहा है तो 26.52, 3 इंटू 66.29 हो रहा है तो 192, मतलब जितने भी रोज हैं सबके साथ ये ऑपरेशन काम करेगा, और मेरा नया कॉलम फॉर एवरी वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नया कॉलम क्रिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभार आपको कॉलम क्रिएट करना पड़ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज अगर देखें तो अपना, अगर मेरे को ग्रुप बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी कॉलम है मेरे पास एक। ठीक है, कैटेगरी कॉलम में सारी कैटेगरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, बुक्स, जो भी है। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हैं। अब इसके हिसाब से अगर मान लो मेरे को कुछ ग्रुप बाय करना है, ठीक है, ग्रुप बाय का मतलब क्या हो गया, सारा डेटा को, आपने जो एसक्यूएल में ग्रुप बाय पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली वही वाला एक ग्रुप बाय है कि सारा डेटा को एक ग्रुपिंग की तरह एग्रीगेट कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कैटेगरी का टोटल प्राइस का ग्रुप बाय हो जाएगा, उसके और उसके मीन और उसका सम। ठीक है, मतलब अगर पर्टिकुलर, अब इसका अगर मैं आउटपुट देखने जाऊं तो क्या बन रहा है, मतलब ये कि मेरी कैटेगरी है बुक्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम। ठीक है, इसके टोटल प्राइस का मीन यहाँ पे मिल गया मेरे को, और टोटल प्राइस का सम यहाँ पे मिल गया। कैसे, अब हमारे पांडा से पूरा डेटा फ्रेम को ही ग्रुप बाय कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड टोटल प्राइस। और किस किस उसमें करना है, मैंने को मीन निकाला मैंने उस टोटल प्राइस का, और मैंने सम निकाला टोटल प्राइस का। ठीक है, तो एक ग्रुप डीएफ करके मेरा नया डेटा फ्रेम हो गया, जिसमें मेरा पूरा एक समरी टाइप बन गई है इस पूरे चीज की, पूरे डेटा की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब रीसेट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसमें रीसेट इंडेक्स का मतलब ये होगा कि मान लो अगर मेरा कोई ग्रुप बाय बन रहा है, ये अब जैसे ही ग्रुप, अगर मैं रीसेट इंडेक्स नहीं डालूंगा तो भी कुछ ज्यादा इशू आएगा नहीं, बट अब जैसे ये
0 1 2 3 हो रहा है, ये क्यों आ रहा है? मेरे रीसेट इंडेक्स की वजह से आ रहा है। मतलब बेसिकली जब भी मतलब मान लो मेरे डेटा फ्रेम में कुछ चेंज हो रहा है यार, रोज कुछ ऊपर नीचे हो रही है, या कुछ रोज में चेंज आ रहा है, या फिर इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, या फिर मैंने डेटा फ्रेम सॉर्ट कर दिया, तो इंडेक्स में तो ऑब्वियसली चेंज आएगा। तो रीसेट इंडेक्स बस ये करता है कि मेरे को जो डेटा फ्रेम बन गया मेरा नेक्स्ट डेटा फ्रेम, उसका फॉर्मेट ठीक कर देता है। मतलब अगर मेरे 0 1 2 3 हो गया और ऑर्डर में नहीं है, तो वापस को 0 1 2 3 ऑर्डर में ले आएगा ऐसे। तो बेसिकली मेरा बच्चों इंडेक्स को इंडेक्स की तरह जहाँ होना चाहिए ना, बस को रीसेट मार रहा है, इसका यही फंक्शन है। ठीक है, कि कभी अगर मैं अगर लाइन आइटम ऊपर नीचे कर देता हूँ तो मेरा वो ऑर्डर हिल जाता है ना इंडेक्स का, तो बस वो इंडेक्स का ऑर्डर ठीक करना है, ये काम होता है रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स का। ठीक है, अब मेरे को मान लो कैलकुलेट सम ऑफ क्वांटिटीज फॉर ईच कैटेगरी। अब मेरे को मान लो एक कैटेगरी है, अब ये ग्रुप बाय प्रोग्राम प्रॉब्लम्स ना काम आ सकती हैं। मान लो अब मेरे को कैटेगरी का क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है एक इंडिविजुअल कैटेगरी में, उसका सम चाहिए। तो बस उसको यही करा, कैटेगरी को ग्रुप बाय करा और उसके सम क्वांटिटी का सम निकाल लिया। तो जो भी वैल्यू आएगी आपके इसका, यही होगा कि मेरी बुक्स में इतनी क्वांटिटी है, क्लोथिंग में इतनी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी क्वांटिटी है। अब पूरा ये काम किस पे हो रहा है? पैंडास के डेटा फ्रेम पे ही हो रहा है, राइट? आपको कुछ और तो कोई कोड वर्ड लिखने की जरूरत पड़ नहीं रही, सिर्फ आप पैंडास के डेटा फ्रेम पे सारे फंक्शन चला रहे हो, जिससे आपका रिजल्ट निकल रहा है। तो मोर और लेस ये आपका एसक्यूएल का रिप्लेसमेंट कह रहे हो इन पाइथन, देखा जाए तो सारा काम जो आप एसक्यूएल से कर सकते हो वो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, बल्कि इसके अंदर आप एसक्यूएल से ज्यादा ही काम कर सकते हो। जो भी आप डेटा मैनिपुलेशन, जो भी आप डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स एसक्यूएल में लगाते हो, वो सारी टेक्निक्स, कॉलम का रीनेम करना, डेटा का रीनेम करना, और ड्रॉप करना डुप्लीकेट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालना, जितने भी वैल्यूज आप एसक्यूएल में जो भी काम करते हो वो सारा आप पांडास के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये पांडास मान लो आप पाइथन का एसक्यूएल ही है विद मोर फंक्शंस। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय हमने जो नॉर्मली एसक्यूएल का ग्रुप बाय होता है, सेम वो ग्रुप बाय यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब बुक्स क्वांटिटी सम का करना है कैटेगरी के हिसाब से। अब मेरे को निकालना है कि मेरे को डेटा ही चाहिए सिर्फ सम उसका, क्या बोलते हैं, बुक्स का। तो मैं सिर्फ बुक्स वाली कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यही हो रहा है, मेरा पूरा डेटा फ्रेम जो है बुक्स क्वांटिटी सम, इसमें सिर्फ कैटेगरी बुक्स की आ गई है और क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हो रही है 66। ठीक है, अभी तक कोई डाउट इसमें? तो बेसिकली ये मेरा पुराना डेटा फ्रेम था, वही डेटा फ्रेम जिसमें ये पूरे डेटा फ्रेम में इतनी वैल्यूज थी, ये डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो और उसमें से मैंने वो कर ली, उससे वो कैटेगरीज मांग ली जिसमें कैटेगरी बुक्स थी। तो मेरे को सारी कैटेगरीज नहीं चाहिए, सिर्फ कैटेगरी बुक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी सिर्फ कैटेगरी बुक्स की वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कुछ डाउट अभी तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को डेटा में कुछ फिल्ट्रेशन चाहिए, मेरे को पूरा डेटा चाहिए ही नहीं, मेरे को सिर्फ उतना डेटा चाहिए जिसमें कैटेगरी सिर्फ बुक्स है। तो क्या करेंगे हम, बुक्स और अंडरस्कोर डीएफ का एक नया डेटा फ्रेम बना दिया, डीएफ ऑफ कैटेगरी इज इक्वल टू बुक्स। ठीक है, बुक्स अंडरस्कोर डीएफ का हो गया, तो बुक्स अंडरस्कोर डीएफ नया डेटा फ्रेम बन गया, डीएफ कैटेगरी इज इक्वल टू बुक्स बन गया। तो अब बुक्स डीएफ मेरा नया डेटा फ्रेम है, इसको अगर मैं प्रिंट कराने जाऊँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो लाइन आइटम्स आएंगे जिनमें कैटेगरी बुक्स है, बाकी सारा डेटा हट जाएगा। तो पूरा डेटा 50 रोज हट गई, सिर्फ उतनी रोज आई हैं जिसमें मेरी कैटेगरी बुक्स थी। ठीक है, तो ये मेरी डेटा फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, डेटा क्लीनिंग हमने देख ली, डेटा फिल्ट्रेशन देख ली, एसक्यूएल की तरह जो भी ऑप्शन हम कर सकते हैं पांडास में, डेटा ग्रुप बाय वगैरह देख लिया। ठीक है, एग्रीगेशन देख ली डेटा की, तो आप ये सब चीजें इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मेरे को पूरा डेटा को सॉर्ट वैल्यूज करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस, बड़े से छोटा, सॉरी असेंडिंग फॉल्स, तो मतलब डिसेंडिंग हुआ तो बड़े से छोटा में ही होगा, मतलब जिसका यूनिट प्राइस सबसे ज्यादा होगा वो टॉप पे जाएगी वो रोज, जिसका नीचे होगा धीरे धीरे करके नीचे आती जाएगी। अब इसको अगर मैं रन करूं तो यही होगा कि
यूनिट प्राइस हाईएस्ट कितना है 92.85, तो धीरे धीरे करते करते कम हो गए 92.85, 90.54, 90.36, 90.24, 90.23, 89.27, ऐसे ऐसे करके नीचे। ठीक है, तो ये मेरा सॉर्टेड डीएफ बन गया। ठीक है, सॉर्टेड डेटा फ्रेम, वही जो आपने एसक्यूएल में देखा होगा भाई, सारे फंक्शंस यहाँ पर आप यूज कर ही सकते हो, इसमें कुछ वो है नहीं, और इतना कुछ मुश्किल इसका सिंटेक्स नहीं है। आपको ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना जो भी आपको काम कराना है आप सिंपल गूगल कर सकते हो कि ये मेरा को पांडा डेटा फ्रेम में करना है, और आप सिंपल या तो ये शीट यूज कर सकते हो, ये तो आपको मिल ही जाएगी क्लास के एंड में, जितनी भी यहाँ पे फंक्शन है आपको डायरेक्टली यूज कर लो, और आप सीधे सीधे यहाँ पे गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, कि मेरे को ये सॉर्ट करना है तो क्या मेरा सिंटेक्स होगा, तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, तो कंसेप्ट समझना है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये एसक्यूएल की टेबल मान लो या आप एक्सेल की टेबल मान लो, वैसे ही काम कर रहा था, अब जितने भी फंक्शन आप वहां ही कर सकते हो आप यहाँ पर भी कर ही सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे को क्या करा मैंने यहाँ पर एक डेटा, अब ये ज्वाइन का कंसेप्ट आ गया। एसक्यूएल में हमने ज्वाइन तो पढ़ा होगा, मेरे पास पूरा एक पांडास का डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब मेरे पास एक और डेटा फ्रेम है जहाँ से मेरे को वैल्यूज उठा के लेकर आनी है, और यहाँ पे मेरे को ज्वाइन मार देना है। ठीक है, सबको ज्वाइन का कंसेप्ट पता है? अगर आपको पता है तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना ज्वाइन समझाऊंगा। गाइस एक बार बता दो, हाँ सर पता है। सब फेमिलियर है ज्वाइन से? सर एक बार बता दो। वो डेटा फ्रेम है वो मर्ज हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली ज्वाइन क्या होता है, मान लो मेरे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है, एक टेबल में, इस केस में ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अभी यहाँ केस में मैंने करा क्या, मैंने एक और डेटा फ्रेम बना दिया कस्टमर डेटा का, कस्टमर डीएफ। ठीक है, पीरियड डेटा फ्रेम कस्टमर, ये अभी डिक्शनरी है, डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में लोड कर लिया। ठीक है, अब कस्टमर आईडी, इस डेटा फ्रेम में क्या वैल्यूज है मैं दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर मर्ज करने से पहले इसको प्रिंट ही करा लेते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सेल में काम करते हैं। क्या सेल रिमूव हो गया लगता है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ एक बार मैं नोटबुक, चलो पहले मैं ज्वाइन का कंसेप्ट समझाता हूँ, दोबारा नोटबुक में डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है अब इसमें, मान लो मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, एक दो डेटा फ्रेम है, एक में मेरे पास कस्टमर आईडी है। ठीक है, और एक में मेरे पास कस्टमर आईडी के कुछ और डिटेल्स हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, मान लो मेरे पास एक कुछ डेटा फ्रेम में कुछ वैल्यूज हैं, और कुछ और डेटा में कुछ और वैल्यूज हैं, बट मैं चाहता हूँ दोनों की डेटा फ्रेम को कंबाइन करके एक ही इसमें वैल्यूज आ जाए। राइट, तो अब इसके इस कंसेप्ट को अगर मैं चाहूँ तो मैं, ठीक है, एक बार मैं जॉइन की वो भी वैल्यूज आपको एक बार उससे दिखा देता हूँ, नेट के थ्रू, के डायग्राम के थ्रू पता लग जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा नेट की दिक्कत हो गई।
ठीक है, अगर मैं यहाँ से ज्वाइन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें ज्वाइन होता क्या है, ठीक है, नॉर्मल जो एसक्यूएल वाले ज्वाइन है वही ज्वाइन है। अब मेरे को मान लो ए टेबल है और बी टेबल है, ठीक है। अब ए टेबल और बी टेबल, ए टेबल मतलब जैसे एग्जांपल लें तो एक स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट का नंबर है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, ठीक है। अब ये एक डेटाबेस में मेरे स्टोर, और मान लो टेबल में स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह है या स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है वगैरह वगैरह। अब ये मेरा डेटा ना दो टेबल्स में स्प्लिटेड है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फाइनल डेटाबेस बने वो एक टेबल में आए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, और बी का इस केस में हो रहा है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि ए जो मेरी टेबल है, जो मेरी स्टूडेंट टेबल मान लो, ए टेबल मान लो, उसकी सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए और बी की वही वैल्यूज आनी चाहिए जो इनमें कॉमन है, ठीक है। तो एग्जांपल लो, मान लो मेरे पास स्टूडेंट नेम कुछ ABCD वैल्यूज हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एक एक्सेल पे समझाऊं तो ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है। ABCD, इसका मान लो ये मेरा कुछ स्टूडेंट आईडीज हैं, ठीक है। नया कॉलम फिट कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसके अंदर अब वैल्यूज हैं और अब मेरा यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है, कोई भी नाम रख देते हैं APTP, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट हो गए, ठीक है। और अब यहाँ पर डेटा को डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं मान लो, ठीक है। ये भी कुछ कुछ वैल्यूज है, ठीक है। अब ये मेरी टेबल 1 हो गई, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये टेबल 1 है मेरी, ठीक है। और अब मैं बनाता हूँ एक टेबल 2। टेबल 2 में भी मेरे पास स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है। अब लेकिन उसमें भी वैल्यू सेम है, A, B और C, ठीक है। और इसमें थोड़ी और values डाल देते हैं, E भी डाल देते हैं मान लो नेम में, ठीक है। और ABC में मेरा यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ गया इसमें, ठीक है। तो O पॉजिटिव मान लो, AB पॉजिटिव मान लो, B पॉजिटिव मान लो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दो टेबल्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टेबल्स का एक कॉमन टेबल बने, ठीक है। तो ये मेरी एक हो गई टेबल A और ये हो गई मेरी टेबल B। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, अब एक बार वापस डायग्राम पे आते हैं, इसको डार्क कर रखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वापस कि जो मेरी टेबल A की वैल्यूज है, ये मेरी पूरी टेबल, ये तो टेबल एज इट इज आएगी, ठीक है। तो जब अगर मैं इसकी फाइनल टेबल बनाने चाहूंगा तो ये टेबल तो मेरी एज इट इज आएगी, ठीक है। और क्या होगा, टेबल 2 से मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो क्या होगा, ABC की वैल्यूज ही वहां पे प्रेजेंट है, CDE की वैल्यू, सॉरी DE की वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, तो ABC की जो भी वैल्यूज आएंगी, अब इन दोनों में से ये जब मैं ज्वाइन मार रहा हूँ तो ज्वाइन मारूंगा एक ही की पर, जो मेरी प्राइमरी की होगी, ठीक है। इस केस में प्राइमरी की, इस केस में सेकेंडरी की, ठीक है। अब मैंने दोनों को ज्वाइन मारा एक की पर, ठीक है। की का मतलब क्या हुआ, बेसिकली दोनों टेबल में कुछ एक कॉलम तो कॉमन होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे ज्वाइन होगा, वरना टेबल ए को पता कैसे चलेगा मैं टेबल डी से रिलेट कैसे करूँ। मान लो मैं स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम ही नहीं होता, इन दोनों में कुछ कॉमन कॉलम ही नहीं होते, तो मैं ज्वाइन कैसे मारता, ठीक है। तो टेबल ए और टेबल 2 बी को ज्वाइन मारा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी का कॉलम। अब जब हम उसको ज्वाइन मारेंगे तो क्या होगा,
ब्लड ग्रुप वाला कॉलम यहाँ पर आके आपको चिपक जाएगा, ठीक है। अब ए का ब्लड ग्रुप हमारे पास है, क्या है, ओ, ओ यहाँ पे आ जाएगा। बी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, वो यहाँ पर आ जाएगा। सी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बाकियों में डी और ई का वैल्यूज प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बस नल वैल्यूज आ जाएंगी, नल और नल लिखा आएगा। ये होता है मेरा जॉइन का कंसेप्ट, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली देखूं तो ये मेरा है लेफ्ट जॉइन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, लेफ्ट की सारी टेबल्स आ गई हैं, लेफ्ट का पूरा कंटेंट आ गया है, और राइट का वही कंटेंट आया जिसकी प्राइमरी की से उसकी कॉमन वैल्यूज थी प्रेजेंट, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को जॉइन में? मोस्टली सबने वैसे एसक्यूएल में पढ़ा ही होगा, वैसे कंसेप्ट तो एसक्यूएल का ही है, बट हाँ वैसे हर जगह ही काम आता है, तो जॉइन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही है। तो ये आपका होगा लेफ्ट जॉइन, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखने जाऊं राइट जॉइन, अब राइट जॉइन में क्या होगा, मेरी फाइनल टेबल बनेगी राइट वाली, ठीक है। अब मैं अगर ये पूरा कंसेप्ट हो गया लेफ्ट जॉइन का, तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं दूसरे से पेस्ट हो जाए, ठीक है। अब राइट जॉइन का कंसेप्ट समझिए। राइट जॉइन में क्या होगा, राइट वाली टेबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब अब अगर मैं इसका राइट जॉइन करने जाऊंगा तो क्या होगा, राइट वाली टेबल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब एबीसी के नाम मेरे को यहाँ से कॉलम में दिख रहेगा, स्टूडेंट और एड्रेस, ठीक है। तो स्टूडेंट और एड्रेस यहाँ पर आके चिपक जाएगा, और एबीसी तीनों के स्टूडेंट और एड्रेस हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो इसकी वैल्यूज भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा राइट ज्वाइन, क्लियर है। राइट ज्वाइन में क्या होगा, टेबल 2 के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, सारी रोज आ जाएंगी, एंड टेबल 1 पे फिर जो कॉमन वाले होंगे वो वैल्यूज लगेंगी, क्लियर है। ये बता दो गाइस, आपसे आगे बढ़ा जाएगा, क्लियर है यस ज्वाइन, सर, क्लियर है यस सर। सर। ठीक है। अब अगर आप देखना जाएं तो मेजर तो यही होते हैं, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे इनर जॉइन देखने जाओगे तो वही जिनमें से कॉमन वैल्यूज है वो वाली वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और आउटर जॉइन में सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, बाकी जहाँ पे वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पे नल 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 लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना जॉइन का कंसेप्ट। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने सॉर्टेड टीएफ पे काम करा था, एक रो यहाँ से हट गई, यहाँ पे तो कोड को दोबारा लोड करते हैं। ठीक है, मेरे वहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए थे, वो उसके दोबारा नोट को चेंज करनी पड़ी, ठीक है। ये रैंडम डेटा जनरेट कर लिया, यहाँ तक हम सॉर्टेड थे, एक बार नीचे तक रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। बुक्स का हमने बुक्स देख लिया था कि बुक्स कैटेगरी यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाती है, ठीक है। यूनिट प्राइस को असेंडिंग में हमने करके देख लिया था, सॉर्टेड टीएफ अगर हम प्रिंट करेंगे तो यूनिट प्राइस पे असेंडिंग में डिसेंडिंग में बड़े से छोटा में प्रिंट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एरर आ रहा है, एक सेकेंड, चलो ये तो एरर यहाँ आ रहा है, छोड़ो।
हाँ, सॉर्टेड डीएफ देखते हैं वही कि आपका यूनिट प्राइस के हिसाब से सॉर्ट हो गया 97, 96, 96, 93, 91 यूनिट प्राइस का सॉर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखना था। हाँ, अब हमने देखा ज्वाइन का कंसेप्ट, अब ये मैं देखूंगा कस्टमर डेटा पे क्या हो रहा है ये। हाँ, अब कस्टमर डेटा पे अगर मैं कस्टमर्स टीएफ का एक बार इसका वो कराता हूँ प्रिंट। अब कस्टमर डीएफ में क्या वैल्यूज है, ये मेरी टेबल, ये मेरी सेकंड टेबल हो गई, ये मेरी फर्स्ट टेबल हो गई जो मेरी नॉर्मल डीएफ है। डीएफ भी मैं मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पर दो टेबल आ गई है। ठीक है, ये है मेरी दो टेबल्स। अब मेरे को इन दोनों पे ज्वाइन लगाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, अभी हमने लेफ्ट ज्वाइन का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, पीरियड ऑन मर्ज डीएफ, डीएफ हमारी पहली टेबल हो गई, कस्टमर्स डीएफ हमारी सेकंड टेबल हो गई। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना है ऑन कस्टमर आईडी। अब हमने डिस्कस करा था कि कस्टमर आईडी एक कॉमन की होनी चाहिए जिससे दोनों टेबल्स को ज्वाइन मारा जाएगा। अगर ये कॉमन की नहीं होगी तो हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, वरना सिस्टम को समझ कैसे आएगा कि कौन से है इस पे आपको ज्वाइन मारना है। ठीक है, फिर ये होगा ऑन कस्टमर आईडी और हाउ लेफ्ट, मतलब कौन से टाइप का ज्वाइन मारना है। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में क्या हुआ, डीएफ वाली टेबल पूरी आएगी, कस्टमर डीएफ आधा, कस्टमर डीएफ की भी पूरी टेबल आएगी, और जो इनमें कॉमन कीज होंगी वो मेरी मर्ज डीएफ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखें तो इसमें बस तीन वैल्यूज है, 101, 102, 103। अब यहाँ पर जब मैं मर्ज डीएफ को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, कस्टमर नेम करके कॉलम आ तो गया, कहाँ से आया ये कॉलम, यहाँ से आया। ठीक है, कस्टमर नेम करके कॉलम आ गया, बट इसमें सिर्फ तीन वैल्यूज थी और कस्टमर आईडी 1001, 1002 और 1003 पर ही था। ठीक है, तो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से जाने देखने जाऊँ तो जहाँ पे 1001 कस्टमर आईडी होगी ना, फिर उसके आगे कस्टमर नेम लिखा जाएगा और बाकी सबके आगे नल वैल्यूज होंगी। तो मर्ज ये देखते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम नल 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 नल, जब यहाँ पर 1001 था कस्टमर आईडी, यहाँ पे 1003 थी, 1003 पे क्या नाम था, चार्ली, तो वही आके यहाँ पे प्रिंट हो गया। बाकी नल 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 1002 सिर्फ उस पे आके नाम प्रिंट होगा, तो 1002 पे बॉब था, प्रिंट हो गया बॉब। अब 1001 आप चेक करोगे, इसमें कहीं 1001 होगा ही नहीं, इसलिए आगे यहाँ पर सबके आगे नल वैल्यूज हैं। 1001 का तीसरा नाम जो था एलिस जो था वो कभी आया ही नहीं। तो 1002 और 1003 के आगे बॉब और चार्ली वैल्यूज थी, वो आके यहाँ पे हमारे मर्ज डीएफ में आके लग गई। क्यों, क्योंकि हमने उसमें लेफ्ट ज्वाइन मारा था। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे फिल्टर करके देखूँ, डीएफ डीएफ कस्टमर आईडी इक्वल टू 102, मतलब 102 मेरा कस्टमर आईडी है, उसकी क्या वैल्यू होगी। अब इसने मेरी पूरी रो निकाल दी पांडा डेटा फ्रेम में जिसकी कस्टमर आईडी थी 1002। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ऑर्डर, कस्टमर आईडी, टोटल प्राइस, यहाँ तो हमारा था ही सॉर्टेड। ठीक है, अब इसका मर्ज किए थे। ठीक है, अब देखोगे मर्ज पीएफ में भी यहाँ पर मेरा कस्टमर नेम बॉब हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि मेरा वो था, क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे को कॉलम था 7 तक, उसके बाद कस्टमर नेम मेरा लेफ्ट जॉइन से आके जुड़ गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी का। अगर ये थोड़ा ज्यादा टॉपिक तेज जा रहा है तो बता देना। ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक बार इस कंसेप्ट को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, बताओ। हेलो, आवाज आ रही मेरी, हेलो, आ रही हम है सर, ऑडिबल। आ रही हाँ, तो एक काम करते हैं, दोबारा इसको थोड़ा आराम से देखते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट करा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो, ये है मेरा
यहाँ पर मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया कस्टमर डीएफ, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक पुराना हमारा डेटा फ्रेम चल ही रहा था डीएफ वाला, ठीक है। डीएफ में थे हमारे जितने भी कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम थे, 7 ओरिजिनली थे, 8 और 9 हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड करे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए कि मेरा कस्टमर नेम यहाँ पर आया नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा कस्टमर नेम किसी और टेबल में बना हुआ है, किसी और टेबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को वो इस पांडास के डेटा फ्रेम में लेकर आना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मेरे को ज्वाइन मारना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्वाइन में क्या होगा, मैंने मारा है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होगा, मेरा जो डीएफ है, मतलब जो मेरी टेबल 1 है, मतलब मेरी जो ए टेबल है, उसकी सारी रोज आएंगी, ठीक है। और जो मेरी टेबल बी बी है, उसमें से सिर्फ वही रोज आएंगी, ठीक है, जो यहाँ पर मेरे पास कॉमन में आएगी। मतलब जैसे कि कस्टमर आईडी इसमें कॉमन था, दोनों के की कॉमन थी, तो 10001 2 और 3, अगर ये रोज यहाँ पर प्रेजेंट होती 1001 1002 1003, तो ये तीनों नेम्स यहाँ पर आके मेरे साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बाकी के आगे मेरे अंदर नल वैल्यूज जुड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यूज तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। अब इस कस्टमर आएगी तो 1026 1008 1078 14, इस कस्टमर आईडी का डेटा तो अपने इस टेबल में है ही नहीं, राइट। तो वो लाएगा कहाँ से, तो वहाँ पे नल वैल्यू चिपक जाएगी, और कस्टमर आईडी के आगे कस्टमर नेम चिपक जाएगा, ठीक है, जिनकी वैल्यूज प्रेजेंट है। अब 1001 इस कस्टमर आईडी के आगे प्रेजेंट था ही नहीं, तो मेरे पास वो आया नहीं। लेकिन 1002 एंड 1003 चार्ली एंड बॉब यहाँ पर तो प्रेजेंट था। 1002 देखे, 1003 वैल्यू प्रेजेंट है, और 1002 वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, 1002 कहीं नीचे था, ठीक है। ये रहा मेरा 1002। अब दोनों के कस्टमर नेम 1003 और 1002 मेरी क्योंकि प्राइमरी की है, उसके बेसिस पे आकर यहाँ पर चिपक जाएंगे। तो मेरा वही मर्ज डीएफ था, और मर्ज डीएफ मैंने यहाँ बनाया, पीडी डॉट मर्ज DF1, मतलब मेरा जो पहला डीएफ जो मेरे को लेफ्ट में मारना है, और जो मेरा दूसरा बी टेबल है वो ऑन। ऑन मतलब मेरी वो की हो गई जिसमें मेरे को ज्वाइन मारना है, ठीक है। इस केस में दोनों टेबल में कॉमन की क्या है, कस्टमर आईडी, राइट। इसमें टोटल प्राइस, लॉग यूनिट प्राइस, यूनिट क्वांटिटी वगैरह वगैरह ये सब तो कुछ है ही नहीं। अब जो मेरी की होती है वो बेसिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए कायदे से, देखा जाए तो, कि उसकी ज्यादा से डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे डेटा के लिए ही बेटर रहता है करने को। आप ज्वाइन मार सकते हो, अगर आपके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी है तो कोई इशू आता नहीं, ज्वाइन तो लग जाएगा। बट की हम वही उठाते हैं जो हमारे पास डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, जनरल केस में, ठीक है। अब कस्टमर आईडी हमारे पास कॉमन की थी दोनों में, तो कस्टमर आईडी पे मैंने लेफ्ट ज्वाइन मार लिया। अब हुआ क्या, लेफ्ट की मतलब मेरी डीएफ की सारी टेबल आ गई, पूरी टेबल एग्जैक्ट चिपक जाएगी, ठीक है। और कस्टमर्स डीएफ वाली टेबल में से सिर्फ वो वाली टेबल नेम्स आएंगे जहाँ पर ये वाले कस्टमर आईडी हैं, ठीक है। तो मर्ज डीएफ को एक बार देखें तो यही हुआ, मर्ज डीएफ में जो मेरे बाकी सब सिर्फ नल नल वैल्यूज थी। चार्ली क्यों आया, क्योंकि 103 व 1003 कॉमन कस्टमर आईडी थी दोनों में। बॉब क्यों आया, क्योंकि 1002 कॉमन थी, और 1001 थी ही नहीं, इसलिए एलिस आया नहीं, ठीक है, करेक्ट है। और अगर मैंने यहाँ पर, अब मैंने पूरे डेटा फ्रेम को एक फिल्टर मार के देख लिया कि कस्टमर आईडी 1002 में क्या क्या हो रहा है, तो मेरे पास जो 9 रोज थी वो तो थी, और अब मेरे पास कस्टमर नेम भी आ गया जो मेरा ज्वाइन करके आया है, ठीक है। कोई डाउट इसमें अभी तक, क्लियर आई होप, ठीक है। कुछ डाउट बता दो गाइस, कुछ है तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सर एक और बता दोगे? ठीक है। तो एक और एग्जांपल अब मैं बताता हूँ, इसी एक्सेल पे आते हैं, ठीक है। ये थी मेरी टेबल 1, ठीक है। इस केस में मेरी टेबल 1 है डीएफ, और दूसरी टेबल है कस्टमर्स डीएफ, ठीक है। अब ये मेरी एग्जांपल मान लो, एग्जांपल टेबल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन का मैं इधर आता हूँ, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा है, टेबल 1 है और टेबल 2 है, ठीक है। जब मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ तो क्या होगा, टेबल 1 मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब सिग्निफिकेंस ये है कि मेरी जो लेफ्ट वाली टेबल है, फर्स्ट टेबल मतलब लेफ्ट वाली टेबल, वो पूरी वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो मैंने पूरी वैल्यूज एज इट इज यहाँ पर चिपका दी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके फाइनल टेबल में। उस केस में जो हम बना रहे हैं, हमारा फाइनल टेबल क्या है, मर्ज डीएफ, ठीक है।
फर्स्ट टेबल 1 मेरा क्या है, डीएफ, और टेबल 2 क्या है मेरा, कस्टमर्स अंडरस्कोर डीएफ। ठीक है, ये क्लियर है। अब मेरा क्या हो रहा है, मैंने लगाया लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब हुआ कि मेरी ये वाला ज्वाइन, मतलब जो लेफ्ट टेबल है, वो पूरी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी एग्जैक्टली। ये मेरी फाइनल टेबल है, सारी वैल्यूज यहाँ पर एग्जैक्टली आ गई, कुछ चेंज नहीं, जीरो चेंज। ठीक है, अब क्या होगा, मेरी फाइनल टेबल में एक एडिशन आएगा। क्या एडिशन आएगा, एक नया कॉलम आ जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पे दो कॉलम होते, दो कॉलम आ जाते यहाँ पर। अब ये एडिशन क्यों आया, क्योंकि मैंने ज्वाइन मारा गया है। ज्वाइन मारा क्यों, ऑन द किस बेसिस पे, किस बेसिस पे ज्वाइन लगा, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन लगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी पे बेसिस पे अगर मेरा ज्वाइन लग रहा है, तो क्या होगा, जहां पर भी मेरी स्टूडेंट आईडी अवेलेबल होगी, वहां पर मेरी ये वाली वैल्यूज आके चिपक जाएंगी। ठीक है, हेलो, अरे सॉरी कह दो, मेरा सिस्टम बंद हो गया था, एक सेकंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है? विजिबल है सर। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। अब मैं लेफ्ट ज्वाइन बता रहा था, देखो। अब उस केस में मेरी ये हो गई डीएफ टेबल। ठीक है, ये हो गई मेरी कस्टमर्स अंडरस्कोर डीएफ टेबल। ठीक है, और ये हो गई मेरी मर्ज अंडरस्कोर डीएफ टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि मेरा डीएफ तो एग्जैक्टली यहाँ पे चिपक गया, राइट, क्योंकि मेरे लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक है, तो मेरा डीएफ एग्जैक्टली यहाँ पे चिपक गया। अब मेरी दूसरी टेबल से मैं जो ज्वाइन करके ला रहा हूँ, ठीक है, वहां पर तो कस्टमर्स डीएफ है। अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो मेरा ब्लड ग्रुप किस पे ज्वाइन, अब ये मेरी दोनों टेबल किस पे ज्वाइन हो रही है, स्टूडेंट आईडी पे। तो एबीसी इन दोनों में कॉमन है, राइट। तो एबीसी में जो वैल्यूज थी, इधर क्या थी, ओ, ए बी और बी, ये वैल्यूज मेरी यहाँ पर आके चिपक गई एबीसी में। ठीक है, अब इस टेबल में तो मेरे पास सिर्फ एबीसी की वैल्यूज थी, कोई और वैल्यू तो है नहीं। अब मैं बाकी वैल्यूज लेके कैसे आऊंगा, तो बस वहां पर क्या होगा, सिर्फ नल नल और नल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एबीसी थी और यहाँ पे डीई के वैल्यूज नहीं थी, तो यहाँ पर नल नल आ जाएगा। इस केस में भी यही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब केसेस में नन 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 आ गया। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मेरे पास तीन ही वैल्यूज थी जो ज्वाइन में जा रही थी, 1001, 1002 एंड 1003। सो एलिस, बॉब एंड चार्ली, दैट्स इट, थ्री वैल्यूज थी। अब तीन में भी इसको डेटा में कौन सी वैल्यू मिली, 1002 एंड 1000। चार्ली क्योंकि 3, और बॉब क्योंकि 1002। ठीक है, सेम एग्जैक्ट जो ये है, बस अलग है, सेम एग्जैक्ट चीज। मर्ज डीएफ में एक एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, यहाँ पर मेरा कस्टमर नेम का कॉलम आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कॉमन की थी स्टूडेंट आईडी, जिससे यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज है। मेरा पूरा लेफ्ट का टेबल, मेरा मर्ज डॉट डीएफ पूरा जो है, हाँ देख लिया। सिस्टम लैग था। लास्ट क्या सुनाई दिया था, खैर एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था लास्ट, बिल्कुल ये पूरा जो प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये डीएफ का पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट में। ठीक है, ये वाली टेबल में से सिर्फ वही कॉलम्स आ रहे हैं जिसका डेटा यहाँ पे कॉमन है, तो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये यहाँ पे कॉमन थे, उसी का ब्लड ग्रुप आया। जहाँ वैल्यूज यहाँ पे नहीं मिली, वहां पे नल नल चिपक गया। अब ये भी है, इस केस में देखें तो यही हो रहा है, पूरा मेरा डी पर आ रहा है। कॉमन वैल्यूज क्या थी दोनों में, सिर्फ 1002 और 1003, यही मेरी कॉमन वैल्यूज थी। इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। ठीक है, 1002 और 1003 ये मेरी कॉमन वैल्यूज थी, यही मेरा यहाँ पर बच गया 1003 पे। 1002 ठीक है, और 1003 पर मेरा आके चिपका वो, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, अब क्लियर है? अभी भी डाउट है?
नहीं सर। हेलो, क्लियर है पक्का? हम्म, हाँ मतलब आएगा समझता हूँ। कुछ नहीं, आपका बस ये होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड मारने जा रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट की सारी टेबल आ जाएगी, ठीक है। मेरे को बेसिक एग्जांपल लेके चलो कि मेरे पास अभी डेटा पूरा नहीं है, ठीक है, मेरे को अपना डेटा पूरा करना है, मेरा डेटा किसी और टेबल में पड़ा है लेकिन मेरे को फाइनल टेबल चाहिए अपना, ठीक है। तो मैंने पूरा लेफ्ट टेबल को कंप्लीटेड है, ठीक है। तो लेफ्ट की टेबल अगर मेरे को रखनी है तो मेरी लेफ्ट की टेबल पूरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को इस टेबल में से मेरे को बचा हुआ डेटा चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए इनका, इन बच्चों का। अब जिनका मिल गया उनका कॉमन में आके यहाँ इस केस में यहाँ ए मिल गया मेरे को, तो यहाँ पर आके वो ए चिपक गया है पर, और क्लियर है। वो ज्वाइन का मेरे को पता नहीं था, एक बार क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, थोड़े ज्वाइन का और कंसेप्ट के लिए एक बार डीपली उसमें घुस जाएंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल्स के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में और बेटर एग्जांपल ले आऊंगा, ठीक है। उसमें ज्वाइन की अंडरस्टैंडिंग हो गया, आई होप यहाँ तक तो, इतना लेफ्ट ज्वाइन तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार नेक्स्ट क्लास में एक कर, ठीक है, क्लियर है। तो अभी के लिए इतना हाँ ही सर। रखते हैं, आज के लिए इतनी क्लास है। कल एक बार ज्वाइन से स्टार्ट कर लेंगे और नेक्स्ट शुरू कर लेंगे, ठीक है। सर इसमें जॉइन ऑल का कोई ऑप्शन? ज्वाइन का क्या? जॉइन ऑल का जो होता है। सर आपकी आवाज़ यहाँ बहुत पूरी है काफी। जहाँ पर मैं लेफ्ट पिन लगा रहा हूँ, मैं लगा लूंगा, ज्वाइन तो आउटर हो जाएगा, इसमें मेरा सारी एंट्रीज उसमें आ गई। तो चार मेजर टाइप के होते हैं, लेफ्ट